ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिस्ट्री द्वितीय पत्र यानी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पर के क्वेश्चन राइटिंग पर विचार करना चाहूंगा, परिचर्चा करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आपको कुछ विशेष ऐसे टेक्निक बताऊं जो एग्जाम हॉल में एक पेपर में 15 से 20 मार्क्स तक मिनिमम आप इंप्रूव कर सकें। सिर्फ एक अच्छी शुरुआत और क्वेश्चन के टेकल करने का आपका नजरिया आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता और अंक प्राप्ति का स्तर दोनों में परिवर्तन ला सकता है। अगर बेहतर ढंग से आप परफॉर्म करने की कोशिश करें तो वह मार्क्स का अंतर 30 मार्क्स तक भी जा सकता है। प्रथम पत्र में मैंने कुछ क्वेश्चंस पर विचार किया था, उसमें पूरा का पूरा पेपर डिस्कस किया था। पेपर डिस्कस करने का एक फायदा यह है कि पूरा पेपर हमारी आंखों के सामने आ गया। पेपर डिस्कस करने का एक नुकसानदायक परिणाम यह है कि हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इस कारण से हमें थोड़ी शीघ्रता से क्वेश्चंस पर परिचर्चा करनी पड़ी थी। इस बार मैं थोड़ा सावधान हूं क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को कि प्रथम पत्र में मैंने पूरा पेपर डिस्कस किया और वही पेपर आप में से जो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था उन सबों को मॉडल आंसर के रूप में मिल चुका था पहले। इसलिए मैंने द्वितीय पत्र में, इस सेकेंड पेपर में यानी मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने थोड़ा सा अपने पुराने कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव लाया है। मैंने सोचा कि चूंकि आपको मॉडल आंसर उस पत्र का पहले ही मिल चुका है तो अब दोबारा फिर उसी क्वेश्चन को डिस्कस करने का फायदा मुझे नजर नहीं आया, तो मैंने इसको एक दूसरी दिशा दे दी इस पूरे बहस को, और वह यह कि हम आपको यह बता सकें कि सेकेंड पेपर के क्वेश्चन को टैकल करने में नॉर्मल चैलेंज क्या होता है। क्योंकि प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र, द फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के क्वेश्चंस की प्रकृति में बहुत फर्क होता है। जो समय है दोनों में लगभग एक जैसा है, तो उसमें समस्या यह आती है कि आप 8 से 9 मिनट्स में जब एक क्वेश्चन को टैकल करते हो तो फर्स्ट पेपर की प्रकृति थोड़ी सी ऐसी होती है कि उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन से काम आ जाता है, लेकिन सेकेंड पेपर में इंफॉर्मेशन पर्याप्त नहीं होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्लेषण, क्योंकि जो क्वेश्चंस है उसका नेचर अधिक से अधिक इन्फेरेंशियल होता है। वैसे मैं एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि फर्स्ट पेपर में एनालिसिस या विश्लेषण का महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फर्स्ट पेपर में भी आप विश्लेषण के आधार पर ही बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन जो सेकेंड पेपर है उसमें यह मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। इसमें अगर आपके पास फैक्ट थोड़ा कम है, आप अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल सपोर्ट नहीं दे सकते हैं तो भी चलेगा, बशर्ते आपका विश्लेषण पक्ष मजबूत है। तो अब इस प्रश्न को पॉइंट में कसना वास्तव में बहुत चैलेंजिंग है। फिर 200 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने होते हैं। रेंज ऑफ क्वेश्चंस आप समझ सकते हो। जैसे फर्स्ट पेपर में, प्रथम पत्र में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा पार्ट मिडिवल हिस्ट्री। तो सेकेंड पेपर में पहला पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री होता है और दूसरा पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री। मैप का इसमें कोई दबाव नहीं है, केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 5th ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, यानी एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री और एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के कंपलसरी है। ये कंपलसरी क्वेश्चन की प्रकृति क्या होती है? ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। शॉर्ट नोट्स इस लिहाजन कि उसको 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, लेकिन 5 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। मतलब कुल 750 मार्क्स के 750 वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का आकार 150 वर्ड्स का होता है। तो इस लिहाजन देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस और फर्स्ट क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस और 6 क्वेश्चन में वर्ल्ड हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस होते हैं 150 वर्ड्स के। तो चलिए अब उस पर हम परिचर्चा करते हैं। उसके बाद फिर बच जाते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी है, तो इसके अलावा 6 क्वेश्चंस और होंगे, 3-3 क्वेश्चन दोनों खंडों में। लेकिन आपको टोटल लिखना है 5 क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चन तो किसी खंड विशेष से 3 और किसी खंड विशेष से 2। तो
एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, इसका मतलब एक खंड से आपको ऑप्शनल क्वेश्चन 1 और दूसरे खंड से ऑप्शनल क्वेश्चन 2, यानी टोटल 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो यही पेपर की प्रकृति होती है। लेकिन वाकई में क्वेश्चन का स्वरूप क्या होता है, क्वेश्चन पर विचार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसका मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। देखिए, फर्स्ट पेपर से इस क्वेश्चन की प्रकृति कैसे पृथक होती है, चलिए आप हमारे साथ सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। इसको देखिए, सबसे पहले समझिए। पहला चैलेंज होता है किसी क्वेश्चन के अर्थ अन्वेषण का, माने यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग, यू हैव टू एक्सप्लोर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की डिमांड को आपने समझ लिया तो समझिए 50% उत्तर तो वहीं से शुरू हो जाता है आपका। क्वेश्चन है, ब्रिटेन की नीतियों की एक पक्षीय अंतरण करने की आवश्यकता एक अपरिवर्ती कारक था, और तथ्य तो यह है कि यह कारक समय गुजरने के साथ साथ आरोही रूप से बढ़ता चला गया। आलोचनात्मक परीक्षण की। The need for a unilateral transfer of funds to Britain was a constant factor and in fact progressively increased over time. Critically evaluate। मतलब प्रश्न में बात इतनी सी है कि ब्रिटेन को निधियों की एक पक्षीय अंतरण करने की आवश्यकता, मतलब भारत से जो ब्रिटेन को में धन का हस्तांतरण हो रहा था वह एक ऐसा कारक था जो रुकना तो दूर रहा, कम होना तो दूर रहा, समय के साथ आरोही क्रम में बढ़ता गया। आरोही मतलब इंक्रीजिंग रूप में बढ़ता रहा। मतलब आपसे यह कहा जा रहा है कि भारत से ब्रिटेन की ओर जो धन का हस्तांतरण हो रहा था वह धन का हस्तांतरण समय के साथ बढ़ता गया। हो सकता है उसकी प्रकृति या स्वरूप में जो भी परिवर्तन आया हो, परंतु वह ओवरऑल अंतरण, ओवरऑल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल का मतलब है एक पक्षीय। अगर द्विपक्षीय हुआ तब तो उपनिवेशवाद है ही नहीं, तब तो धन की निकासी है नहीं। आपने दिया, उसने लिया, तो दोनों का जब म्यूचुअल है, लेन देन है, तो फिर एक पक्षीय हस्तांतरण नहीं है, मतलब धन का निकासी नहीं है। धन की निकासी तभी होगी जब एक पक्षीय हस्तांतरण होगा। अब जरा देखिए, इस प्रश्न पर आप देखिए, मेरा मानना है कि प्रत्येक बच्चे के मन में सवाल यह होता है कि भाई मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करूं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने में एक कहावत आपने सुनी होगी, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। एंड शक्कर कितना डलता है वो डिपेंड करता है हमारे पास शक्कर कितना है। मतलब हाउ आर यू गोइंग टू टेकल द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स ओवर द डेप्थ ऑफ योर नॉलेज ऑफ द टॉपिक, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ग्रिप यू आर हैविंग ओवर द टॉपिक। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप है तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसमें सार तत्व निकल कर आता है धन की निकासी। तो धन की निकासी अगर सार तत्व निकल कर आता है तो धन की निकासी कब होती है, जब औपनिवेशिक संरचना होती है। अगर संरचना औपनिवेशिक है तो इसका मतलब है एक देश दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करेगा। एंड ये रिलेशन को आप कह सकते हो कॉलोनियल है। कॉलोनियल का मतलब ही होता है कि आफ्टर हैविंग द कंट्रोल ओवर द अदर कंट्री, द इकोनॉमी ऑफ द सेड कंट्री हैज टू बी एक्सप्लॉइटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन स्टेट। जो संबंधित देश है उसकी अर्थव्यवस्था का दोहन मातृ देश के पक्ष में होना है। तो अब आपके मन में सवाल होगा, भाई इस क्वेश्चन में हम कैसे शुरू करें। यू कैन स्टार्ट इन दिस मैनर। आप इसको इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि धन का एक तरफा धन का एक तरफा हस्तांतरण औपनिवेशिक आर्थिक संबंधों की प्रमुख विशेषता होती है। यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ वेल्थ
from one country to another is a common feature of a colonial economy. यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो धन का हस्तांतरण होता है यह किसी भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक अभिलक्षण होती। बस आपने इस प्रश्न की जड़ को ही पकड़ ली। अब यहां आपने लिखा, तो अब मैं ज्यादा तो आपको राइटिंग में नहीं ले जाऊंगा, अदरवाइज इट विल बी टू मच टाइम टेकिंग। तो आप एक तरह से आपने शुरुआत कर दी। अब आपको उसमें स्पष्ट यह करना है कि यही औपनिवेशिक संबंध भारत और ब्रिटेन के बीच रहा था, इसलिए भारत से ब्रिटेन की ओर निरंतर धन का हस्तांतरण होता रहा था। The same relationship existed between India and Britain, so there was the continuous transfer of wealth from India to Britain on regular basis, या continuous अगर आपने कहा तो चलेगा। तो अब आपने इसे लिख दिया। अब आपको यहां पर दिखाना यह है कि चूंकि आरोही क्रम में तो कैसे बढ़ रहा है। अगर आपके पास एक दो डेटा हो, 15 मिलियन इतने इतने के बीच $15 मिलियन 15 मिलियन पाउंड रकम यहां से वहां हस्तांतरित हुई, तो ऐसे डेटा परीक्षा भवन में प्राय याद नहीं रहते हैं। यह समस्या होती है। मैं आपके इस समस्या से और इस प्रॉब्लम को सिंथेसाइज कर रहा हूं, उसको से सिंपैथाइज कर रहा हूं, और मैं यहां आपके प्रति बिल्कुल ही एक व्यावहारिक नजरिया रखता हूं कि परीक्षा भवन में जो आपके सामने पूरा का पूरा पेपर होता है, तो रियली एक चैलेंज होता है कि सेट्स एक खास समय में एक खास डेटा याद आ जाए। चलो, डेटा से हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं, हमें कुछ डेटा चाहिए जो हमारे विचारों को सपोर्ट कर सके। तो यहां पर दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ये एक तरफा हस्तांतरण या धन की निकासी, भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी की प्रकृति और स्वरूप में भी अंतर देखा गया, और समय के साथ इसकी मात्रा भी बढ़ती गई। तो आप इतना तक तो आपने लिख दिया कि द नेचर ऑफ drain of wealth from India to Britain was undergoing change in course of time, and even its quantity was going to be increased further. तो अब यहां तक आपने डाल दिया। तो अब आपको दिखाना है प्रकृति और प्लस बढ़ती हुई मात्रा। तो आप पहले दिखाइए कि वाणिज्यिक चरण में या वस्तुओं के रूप में, वाणिज्यिक चरण में हम देखते हैं कि आयात की तुलना में निर्यात करके और यहां से भारत से ब्रिटेन की ओर धन का हस्तांतरण हुआ, तो अधिकतर हम देखते हैं कि हस्तशिल्प उत्पादों के रूप में जो भारत से ब्रिटेन की ओर निर्यात हुआ, उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिला, क्योंकि भारत बंगाल से प्राप्त रकम, जो बंगाल से जो रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ, तो बंगाल से कलेक्टेड रेवेन्यू के रकम का एक भाग ही व्यापार में निवेशित किया गया। औद्योगिक चरण में आकर इसकी प्रकृति बदल गई और इसने अप्रतिफलित व्यापार का रूप ले लिया। Up to industrial phase, its nature was going to undergo a further change, and it took the form of an unrequited trade. मतलब इसने अप्रतिफलित व्यापार का रूप ले लिया और कच्चे माल के रूप में भारत से, यानी कपास, नील, अफीम आदि के रूप में भारत से ब्रिटेन की ओर निरंतर धन का हस्तांतरण होता रहा। अगला वित्तीय चरण में एक बहुत बड़ी राशि गृह व्यय के रूप में भारत से ब्रिटेन की ओर ट्रांसफर की जाती रही। अब आप गृह व्यय की राशि में थोड़ी रकम अगर आपको याद आ रही हो, तो सोने में सुहागा, यानी 173 मिलियन पाउंड या 173 लाख पाउंड स्टर्लिंग। तो 173 लाख पाउंड स्टर्लिंग आप एक अमाउंट कोट कर देते हो, और उसकी मदे भी अगर बता देते हो, तो डिपेंड करता है कि आपके पास 150 वर्ड्स है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप जब उत्तर लिखते हो, उत्तर लिखने में ध्यान रखना है दो बातों का। एक, हमारी क्वेश्चन की अच्छी स्टार्टिंग हो। क्वेश्चन में हमने स्टैंड ले लिया, जैसे हमारा जो थीसिस लाइन है, थीसिस लाइन यही है इसमें कि धन के हस्तांतरण की प्रकृति बदलती रही तथा उसकी मात्रा में भी परिवर्तन आता गया, या उसकी मात्रा समय के साथ बढ़ता गया। अब ये हमारा थीसिस लाइन है, उसको अंडरलाइन कर लिया। अब उसको 3 पार्ट में हम बांट देते हैं: वाणिज्यिक चरण, मर्केंटाइल फेज, इंडस्ट्रियल फेज, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण।
फाइनेंशियल फेज। उन तीनों को अलग अलग करें और तीनों को लिखने के साथ हम उसको नीचे से अंडरलाइन करें। मतलब वी हैव टू हेल्प अ लॉट टू एग्जामिनर टू एग्जामिन माई कॉपी। उनको काफी हेल्प हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखना है कि हमारा लेखन ऐसा जटिल ना हो जाए जो परीक्षक तक हमारी बात पहुंच ना पाए, या फिर हमारी भाषा में ही ना जटिलता आ जाए, या फिर हम लिख ऐसे रहे हों जिसको पढ़ने में परीक्षक को कठिनाई हो। इन तीनों चीजों से बचना है। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है, ये दूसरे प्रकृति का है कि आर्य समाज को भारत में पश्चिम से आयातित स्थितियों के परिणाम के रूप में पूर्णतः तार्किकता घोषित किया जा सकता है समालोचनात्मक परीक्षण की। जहां एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, जस्ट 1 मिनट। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपने देखा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए शब्द था, यानी हियर यू फाइंड द टर्म क्रिटिकली इवेल्युएट। ओके, अब ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो हम क्रिटिकली इवेल्युएट करें। क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब यह होगा कि हाँ, अगर क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब यह है कि वाणिज्यिक से औद्योगिक में और औद्योगिक से वित्तीय चरण में किस प्रकार से इसका स्वरूप या प्रकृति बदलती रही, तब तो ठीक है, लेकिन वह बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन सेटर पर्टिकुलरली जो आपका शॉर्ट नोट्स का पार्ट है उसमें ऊपर ही लिख देते हैं क्रिटिकली इवेल्युएट। जब वो क्रिटिकली इवेल्युएट लिख देते हैं तो मतलब यह है कि हम उस प्रश्न में पक्ष और विपक्ष को तोलते हुए और फिर अपना वर्डिक्ट दें, फिर अपना निर्णय लें। लेकिन अगर आप प्रश्नों पर विचार करोगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें क्रिटिकली इवेल्युएट शब्द के लिए कोई स्पेस ही नहीं होता, क्योंकि उसमें उस शब्द के लिए गुंजाइश ही नहीं है। जैसे आप इसी प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्रिटिकली इवेल्युएट के लिए गुंजाइश नहीं है, मतलब हम इससे कहीं भी कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं पा रहे हैं, ना इस स्टेटमेंट का लिमिटेशंस पार्ट पा रहे हैं। यह स्टेटमेंट तो सिर्फ एक बात कही जो हमने प्रूव किया, यहां पर क्रिटिकल इवेल्युएट का वैल्यू नहीं लग रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्रिटिकली एग्जामिन का वैल्यू है। क्यों? तो ये कह रहा है कि द आर्य समाज में क्वाइट लॉजिकली बी प्रोनाउंस्ड एज द आउटकम ऑफ कंडीशंस इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट क्रिटिकली एग्जामिन। मतलब इस क्वेश्चन का सार यह है कि आर्य समाज में जो आप कहीं ना कहीं इसका जो प्रचारात्मक रुख देखते हो, या इसका जो प्रोपगेंडिस्ट एजेंडा देखते हो, यह प्रोपगेंडिस्ट एजेंडा वैसे नहीं है। यह समस्या वेस्ट ने पैदा की है, पश्चिम ने पैदा की है, ईसाई मिशनरियों ने पैदा की है। क्रिश्चियन मिशनरी ने जो प्रसार या प्रचार किया, जिस कारण से भारत में उन्होंने जो अपनी क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए जो एक प्रोपगेंडिस्ट मेथड को अपनाया, तो आर्य समाज उसका लॉजिकल कल्मिनेशन है। आर्य समाज अपने धर्म के रक्षार्थ यह कदम उठा रहा है, तो वह उसका यह स्टेप रैशनल और लॉजिकल माना जाना चाहिए। लेकिन गौर से देखिए, क्या हम इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हैं? टू रॉन्ग आर नेवर गोइंग टू मेक अ थिंग राइट। कभी भी दो गलतियां किसी चीज को सही नहीं करवा सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम हेटर्ड का जवाब हेटर्ड से और रिलीजियस बाइगॉटरी यानी धार्मिक यानी धर्मांधता का जवाब धर्मांधता से दें, क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध होता है और भारतीय समाज में स्वयं दरार उत्पन्न कर सकता है, जो आर्य समाज ने किया है। यहां पर क्रिटिकली इवेल्युएट शब्द हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब है कि क्वेश्चन लिखना है तो फिर वही बात होगी, कहां से शुरू करें। तो आप इसको, क्योंकि आपको अगर थीसिस लिखना और अगर स्टार्ट करना है तो आप ऐसे इसको स्टार्ट कर सकते हो कि आर्य समाज का आर्य समाज के द्वारा अपनाई गई धर्म प्रचार की नीति और कार्यक्रम चाहे इसको थोड़ा और परिमार्जित कर दीजिए, एक दृष्टि से, यानी यही एकमात्र नहीं है लेकिन एक दृष्टि से कार्यक्रम ईसाई मिशनरियों
के द्वारा फैलाई गई धर्मांधता की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया मानी जा सकती भले ही यह तर्कसंगत एवं उचित नहीं हो। अब इंग्लिश में मैं इसको बोल देता हूं। In one sense, the propagandist agenda adopted by Arya Samaj should be taken as a natural reaction to the religious propaganda organized and you can say promoted by Christian missionaries in India, although it was neither rational not proper. अब मान लीजिए हमने यह स्टैंड इसमें ले लिया। यह स्टैंड लेने का मतलब यह हुआ कि हमने इस थेसिस में, देखो मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दिया, हमने थेसिस में यह हिंट कर दिया कि देखिए हम इस विचार को मानते हैं कि ईसाई मिशनरी ने ऐसा किया, और अगर आर्य समाज में यह चीज उभर कर आती है तो ईसाई मिशनरियों इट इज अ नेचुरल रिएक्शन अगेंस्ट द रिलीजियस प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोमोटेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। इट इज राइट, बट इट इज नॉट रैशनल और प्रॉपर। यह रैशनल, यह तर्क संगत और प्रॉपर नहीं माना जा सकता। यहां पर मैंने हिंट किया। अब पैराग्राफ चेंज करके हम यह दिखाएंगे कि आखिर आर्य समाज को यह पता कैसे चला कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा है, जो उनका धार्मिक प्रचार है, वह कुछ न कुछ भारतीय समाज पर अपना असर दिखा रहा है। जब 1881 के सेंसस की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में अचानक देखा गया कि भारत में ईसाइयों की संख्या बढ़ गई है। तो अब आर्य समाज, अब यहां पर आप वहीं से शुरू करेंगे कि 1881 के सेंसस ने, द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1881 एम्पली प्रूव दैट कि द नंबर ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया was going to increase in relation to total population of India. It created some sort of fear in the mind of some orthodox Hindu elements in India coming from the Arya Samaj. तो उनके दिमाग में यह बात आई कि भाई इस तरह तो हम माइनॉरिटी में, इस तरह तो मेजोरिटी में, हालांकि क्रिश्चियन को मेजोरिटी होने में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड सरप्राइजिंगली इन हिंदुइज्म यू विल नेवर फाइंड एनी स्पेसिफिक, you can say, agenda like the religious propaganda, or you can say religious conversion. Religious conversion is not, अब क्रिश्चियन मिशनरीज में और इस्लाम में, दोनों में तो रिलीजियस कन्वर्जन है, मेथड ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन है। धर्मांतरण की जो नीति है वह ईसाई मिशनरी यानी ईसाई धर्म में जितने भी अब्राहमी सेक्ट रहा है, चाहे वो ज्यूज हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, वो सबों में ये प्रवृत्ति रही है। बट हिंदुइज्म में रिलीजियस कन्वर्जन हैज नेवर बीन अ फीचर इन हिंदुइज्म, बट आर्य समाज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फीचर इन हिंदुइज्म एंड दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, और व्हाट यू नो एज द शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट उसने इंट्रोड्यूस करके इसके प्रकृति को बदला और फिर व्यापक स्तर पर प्रचार कार्य चलाया। लेकिन आपको पैराग्राफ चेंज करके दिखाना होगा, किंतु यह काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हुआ। इट प्रूव्ड काउंटर प्रोडक्टिव, परंतु इसका दुष्प्रभाव भारतीय समाज पर आवश्यक रूप से देखा जा सकता। अब भारतीय समाज पर इसका दुष्प्रभाव आवश्यक रूप से देखा जा सकता है, इसको आप स्पष्ट करिए और बताइए कैसे। आप उसमें दिखाइए कि इसका दुष्प्रभाव भारतीय समाज पर इस प्रकार से है कि इस कारण से कहीं न कहीं एक भारतीय समाज में दरार उत्पन्न हुई और हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार बढ़ती गई, और भारत में आरंभिक सांप्रदायिक चेतना के विकास में आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन की भी भूमिका रही है। तो ये जितना लाभ नहीं पहुंचाया उससे ज्यादा हार्म कर दिया। तो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ भी तो ध्यान होना चाहिए।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपको सेकेंड पेपर में मैंने जानबूझ के ये प्रश्नों को इसलिए लाया है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्वेश्चन को समझना। अगर एक बार आप क्वेश्चन को समझते हो तो फिर दिक्कत नहीं होती। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको कहा गया है कि प्राचीनता ने औपनिवेशिक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूतकाल के ज्ञान का सृजन किया था, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। Orientalism produced a knowledge of the past to service the needs of the colonial state, elucidate। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? कह रहा ये रहा कि अगर आप प्राच्यवाद को देखेंगे तो ऊपरी तौर पर प्राच्यवाद ऐसा लगता है कि वो इंडियंस के सिंपैथाइजर्स हैं। पर्टिकुलरली जब इनकी तुलना आगे यूटिलिटेरियन थिंकर से करते हो तो यह इंडियन के सिंपैथाइजर लगते हैं कि भाई इंडिया के प्रति बड़ा अच्छा आइडिया रखते हैं, हमारे अतीत हमारी संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। दे आर हैविंग द हायर पेज फॉर इंडियन पास्ट एंड कल्चर। ये सारी बातें बड़ी मनलुभावन लगती है। गहराई में जाकर देखोगे तो हमको एडवर्ड सईद की वह उक्ति याद आ जाती है, आपको भी याद आ रही होगी। तो ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट एडवर्ड सईद ने दिया है। इन सभी बच्चों को वह कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कोट करना मांगता है। मिशेल फूको से वो प्रभावित था जिसने नॉलेज पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, और उसी कॉन्सेप्ट पर एडवर्ड सईद ने जो शोध किया तो उसने बताया कि इनफैक्ट ओरिएंटलिज्म इज एन आइडियोलॉजी व्हिच इज बीइंग इम्पोज्ड बाय अ सुपीरियर अथॉरिटी ऑन एन इंफीरियर वन, ऑन ए सबऑर्डिनेट वन। मतलब कि प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक उच्च सत्ता द्वारा अधीनस्थ सत्ता पर थोपा जाता है। तो मतलब यह है कि भारत में जो प्राच्यवादी आए वे प्राच्यवादी बेसिकली कहीं ना कहीं औपनिवेशिक हित से परिचालित थे। तो औपनिवेशिक हित से परिचालित होने के कारण उनका जो लेखन है वह लेखन कहीं ना कहीं औपनिवेशिक उद्देश्य से मंडित होकर और मातृ देश के हित में लिखा गया है, यानी मातृ देश के हित में किया गया है। तो यहां पर जो आपको कह रहे हैं कि औपनिवेशिक राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भूतकाल के ज्ञान का सृजन किया। So that's why they started to, the Orientalists started to explore our past and culture. But they made an study of Indian past and culture and interpreted it in the specific British interest. उन्होंने हमारे अतीत हमारी संस्कृति का अन्वेषण तो किया, लेकिन उस अन्वेषण को इस तरीके से किया जो उनके हित को साध रहा हो। मतलब हमारी संस्कृति के बारे में उन्होंने जो तमाम भ्रम फैलाए, जैसे आप देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उदाहरण दीजिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, भारतीय अतीत का अन्वेषण हुआ। लेकिन इस तरह की धारणा व्यक्त करना कि भारतीय हमेशा धर्म और आध्यात्म में ही खोए रहे। मैक्स मुलर अगर लिखता है, हालांकि ये ठीक है मैक्स मुलर जर्मन है, लेकिन अगर वह लिखता है कहीं ना कहीं उस पर भी तो पाश्चात्य अहंकार का प्रभाव है। वो लिखता है कि जहां यूनानियों के लिए जीवन उमंग और वास्तविकता थी वहीं भारतीयों के लिए माया। उन्होंने हमारे जो अतीत का अन्वेषण किया है, परंतु वह उसी तरीके से अन्वेषण किया है जो उनके हित को साध रहा हो। यही चीज आपको एग्जाम्पल्स में दिखाना है। आप यहां पर सिर्फ कहते हैं कि भाई जो प्राच्यवाद, सामान्यतः प्राच्यवादियों को भारतीयों के हमदर्द और उपयोगितावादियों के भारतीयों के कट्टर आलोचक और शत्रु के रूप में देखा जाता है। लेकिन जैसा कि एडवर्ड सईद मानता है कि प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो एक सर्वोच्च सत्ता के द्वारा अपने अधीनस्थ सत्ता पर थोपी गई है, उसी प्रकार से हमारे जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने हम पर प्राच्यवादी विचारधारा आरोपित इस प्रकार से की जो उसके हित को साध रहा हो। और प्राच्यवाद से तात्पर्य है भारतीय अतीत और संस्कृति के प्रति अतिरिक्त आकर्षण। उन्होंने हमारे अतीत और संस्कृति के प्रति अतिरिक्त आकर्षण तो दिखाया, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य अपने हित का संवर्धन करना था, न कि भारतीय हित का। इस प्रकार से आप करके निकल जाइए और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे दीजिए इसमें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे अली मुशालियार है, कुन अहमद हाजी है, ये सब कुछ पहले भारत के नेशनलिस्ट जो भारत के राष्ट्रवादी हैं वो राष्ट्रवादियों की सूची में उनका नाम था। तो पिछले साल आपको पता होगा इसी वर्ष कि सरकार की पहल पर उन्हें उन सूचियों से निकाली गई। क्योंकि मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ उसकी खासियत यह है कि उन्होंने जमींदारों को निशाना बनाया और जमींदार हिंदू हैं और मोपला विद्रोह किसान, और किसान जो मोपला हैं वो मुसलमान हैं।
तो यहाँ पर जो संघर्ष किसानों और जमींदार के हितों के बीच की थी, उस पर हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ गया, उस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ गया और मोपलाओं ने कहीं ना कहीं मंदिरों पर भी हमला किया, जमींदारों के घरों पर हमला किया और कहीं ना कहीं इस्लाम का भी नारा दिया। इस लिहाजा यह माना गया कि चूंकि वह कॉम्युनल हैं तो उनके नाम को राष्ट्रवादियों की सूची में होना उचित नहीं है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं तो अब हो सकता है, देखो यूपीएससी कोई इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को तो पूछता नहीं, लेकिन अगर अब यह चर्चा मोपला के राष्ट्रवादीपन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का रहा है तो आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो, पहले भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है, लेकिन आपको यह देखना यह पड़ेगा कि जो हमारा सेकुलर हिस्ट्री है वह यह दर्शाता है कि सिर्फ मोपला ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हिंदू विद्रोह हुए हैं जिसमें हिंदू राजा, आप बिरसा मुंडा को ही देखिए, बिरसा मुंडा अपने आप को विष्णु का छोटा भाई या बिरसा भगवान घोषित करता है, तो वहां पर वो धर्म का सहारा लेता है, मोपला भी धर्म का सहारा लेते हैं। फर्क यह है कि एक हिंदू धर्म की बात करता है, दूसरा इस्लाम की बात करता है। तो नाउ वी हैव टू कम टू द पॉइंट दैट कि एट दैट टाइम इन प्री मॉडर्न सोसाइटी when there was the dearth of modern ideology to mobilize the people were not educated. So at that time you can say the religious ideology used to work as a major catalyst behind organizing the people. उस समय धर्म धार्मिक नारे व उत्प्रेरणा का काम करता था जो जन सामान्य को संगठित करता था। और जमींदार हिंदू है और मपला किसान है, लेकिन धर्म का रंग इसलिए चढ़ाया जा रहा है क्योंकि पीपुल्स को मोबिलाइज किया जा सके। एक तरह से यहाँ पर जो धर्म है या परंपरा है या रूढ़िवाद है वह उनके सशक्तिकरण का माध्यम बनकर आया है। वह एक प्री मॉडर्न सोसाइटी का बड़ा ही नेचुरल लक्षण होता था जो सारे समाजों में देखा जाता था। इस आधार पर मूल्यांकन करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। क्या चलिए इस क्वेश्चन में तो जितना जमींदार विरोधी था वहां विदेश विरोधी, तो विदेशी विरोधी। तो एक्चुअली वॉज द मोपला रिबेलियन या मालाबार एक्सप्रेशन ऑफ एंटी लैंडलॉर्डिज्म एंटी फॉरेन डिसकंटेंट डिस्कस। तो एक्चुअली बेसिकली इट वाज एंटी फॉरेन इन कंटेंट। अब देखना यह है कि किसानों के शोषण के पीछे जमींदार उत्तरदायी थे या सरकार उत्तरदायी थी। जब जमींदार वहां से हट गए थे तो जमींदारों को दोबारा स्थापित किया था सरकार ने, और सरकार ने इसलिए स्थापित किया था क्योंकि सरकार को इनसे राजस्व प्राप्त होता इनके माध्यम से। तो इनके पीछे सरकार थी, लेकिन जो मोपला थे वो इतने एजुकेटेड नहीं थे जो सरकार के पूरे स्कीम को समझ सके। तो नॉर्मली कैन से इन ए प्री मॉडर्न सोसाइटी व्हेन द पीपल वर नॉट हैविंग द मॉडर्न सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो एट दैट टाइम दे यूज्ड टू टारगेट द इमीडिएट ऑपरेशन। तो मोपला है, उन्होंने इमीडिएट ऑपरेशन पर अटैक किया, और इमीडिएट ऑपरेशन कौन है? जमींदार है। सरकार है लेकिन पर्दे के पीछे, जिसको मोपला देख नहीं पा रहे। तो अगर यह एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में रिवोल्ट है तब तो यह एंटी कॉलोनियल होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनमें नासमझी है, वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, इसलिए उन्होंने अगर टारगेट बनाया है तो सरकार को नहीं बनाकर जमींदार को बनाया है, क्योंकि जमींदार ही इमीडिएट ऑपरेशन है। इस प्रकार से इसको देखते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न मैं आपको बताना चाहता कि यह क्वेश्चन हमें याद है जहां संभवतः 2012 में पूछा था। इस बार भी आपका नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत, चूंकि 1921 का वर्ष है तो इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्ष भी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन यह है कि एम.के. गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन एक बड़ी भूल थी, क्योंकि यह एक ऐसा अन्य देशीय मुद्दा था जिसने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ों से ही काट दिया था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब हियर यू फाइंड द टर्म आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब है कि इसको ज्यों का त्यों न हम स्वीकार करके दोनों पक्षों को तोलते हुए चले। अब यही क्वेश्चन कुछ दूसरे कलेवर में जीएस में आया था, शायद 2009 में या 8 में। वो यह था कि क्या खिलाफत, गांधी जी के द्वारा खिलाफत के मुद्दे का समर्थन किया जाना गांधी जी के धर्मनिरपेक्ष शाख पर बट्टा लगाता है? Was the support to खिलाफत by Gandhi is putting a question mark to secular credentials of गांधी? क्या वो गांधी के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर या गांधी के धर्मनिरपेक्ष पहचान पर बट्टा लगाता है? तो उत्तर निहायत ही वहां पर तो क्लियर कट होगा कि नहीं, क्योंकि वहां मुद्दा आ गया कि राष्ट्रपिता हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं या उनकी धर्मनिरपेक्ष शाख पर बट्टा लगता है। तो फॉर दैट purpose you are supposed to
हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस आइडियाज एंड द रिलीजियस परसेप्शन ऑफ गांधी। तो कभी भी वो उनका कॉम्युनल अप्रोच नहीं रहा, तो उनके धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाने का की बात ही नहीं है। यह क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि गांधी जी ने भारी भूल की। ओके, और जो खिलाफत का मुद्दा है उसने भारतीय राष्ट्रीयता की जड़ों को काट दिया, मतलब कहीं ना कहीं देशीय अंतर्देशीय मुद्दा था। तो अंतर्देशीय मुद्दा था, दो बातें हैं। आर यू मेंटली अलर्ट, मतलब हमारी इस बात को आप गौर से सुनना। जैसे अंतर्देशीय मुद्दा, जो गांधी जी के आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप यह समझते हो कि मुस्लिम्स इंडिया के नेटिव्स थे, भारत उनका राष्ट्र था, तो क्या जरूरत थी उनको तुर्की के खिलाफत खलीफा जैसे मुस्लिम यहां पर जब एक इंडियन नेशन के अधीन है, तो व्हाई दे हैव जस्ट ट्राई टू लिंक देमसेल्व्स टू द अवाम। टू द अवाम का मतलब है जो उनका एक जो मुस्लिम, यहाँ तो इंडिया जो भारतीय मुसलमान है वो भारतीय जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा है वह ग्लोबल स्केल में सोचता है, और उनका ग्लोबल मुखिया है खलीफा। तो एक बार जो ग्लोबल मुखिया के स्वरूप में जब ग्लोबल मुखिया के सपोर्ट में वो खड़े हुए, तो इन दैट केस दे आर गोइंग टू स्नैपिंग देयर रिलेशनशिप विथ इंडियन नेशनलिज्म। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इंडियन नेशनलिज्म से न जुड़कर, उससे कटकर वो अंतर्देशीय मुद्दा की तरफ जाते हैं और गांधी समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी एक भयंकर भूल करते हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि अब यहाँ की मुस्लिम अवाम तुर्की या खिलाफत को लेकर जो सोच रहे हो, उनके लिए खलीफा का मुद्दा है, उनके लिए धर्म का मुद्दा है, ये एक चीज है। गांधी जी के लिए मुद्दा यह है कि मुद्दा है तुर्की बनाम वेस्टर्न इंपेलिस्ट पावर। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी और जो एक्सिस पावर्स, सॉरी एक्सिस नहीं, सेंट्रल पावर्स की पराजय हुई, ऑस्ट्रिया हारा, जर्मनी हारा, तुर्की हारा, उनकी पराजय के बाद और जो वेस्टर्न पावर्स थे, जो इंपेलिस्ट पावर्स पश्चिम के थे, ब्रिटेन और फ्रांस, उनमें एक और भी साम्राज्यवादी अहंकार ने जन्म लिया कि भाई हमारे सामने कोई खड़ा नहीं। इंडिया के साथ, इजिप्ट के साथ, चाइना के साथ उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, जैसे रॉलेट्स यहाँ पर एक्ट लागू करना या चाइना में के साथ विश्वासघात करना या वहां जगलुल पाशा के मूवमेंट को दबाना, ये सब कुछ इसको प्रूव करता है। तो उन्होंने तुर्की को दंडित करना चाहा, वो एक तरह से अपने साम्राज्यवादी अहंकार में कर रहे थे कि भाई तुर्की का हम नामो निशान मिटा देते हैं। तो गांधी जी ने तुर्की से जब सिंपैथाइज किया है, तो एज इरफान हबीब हैज ट्राइंग टू प्रूव दैट कि गांधी ट्राइड टू लिंक हिमसेल्फ टू एन एंटी इंपेरियलिस्टिक पोल और एंटी इंपेरियलिस्टिक एक्सिस अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स। मतलब वो चूंकि एकमात्र मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की ही खड़ा था पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध, जहां पर गांधी ने सपोर्ट करके एक तरह से अपने आप को एक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे से जोड़ा। तो थोड़ा सा यहाँ पर गांधी जी को हम डिफेंड कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर ऐसे शुरू कर सकते हैं कि गांधी जी के द्वारा खिलाफत, असहयोग आंदोलन के मध्य खिलाफत के मुद्दे को समर्थन दिया गया, जो निश्चय ही एक धार्मिक मुद्दा था। और यह सही है कि इसके कारण एक गलत संदेश जाता है, धर्म में राजनीति का औचित्य सिद्ध होता है, और कहीं ना कहीं भविष्य में भी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल का रास्ता खुल जाता है। मुस्लिम लीग का एक महकमा अपने आप को मुस्लिम आवाम के उस मुद्दे से जोड़ता है जो भारत का मुद्दा नहीं है, वह है तुर्की के खिलाफ खलीफा के भविष्य का मुद्दा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वस्थ विकास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के दृष्टि से एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत नहीं मानी जा सकती। लेकिन फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर यह कहना कि ये इसने भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ ही काट दी, इस तथ्य को दो आधार पर परीक्षण करने की जरूरत है। प्रथम, गांधी जी की धर्म संबंधी विचार। क्योंकि देखो, गांधी जी से पहले आपको मैं बताऊं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उन्होंने एक कंपोजिट नेशनलिज्म का विचार दिया था। कंपोजिट नेशनलिज्म कहता है कि हम सभी अपनी अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए एक कॉमन भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े रहें। मतलब उसमें आपको धार्मिक स्वायत्तता है, लेकिन जहां तक राष्ट्र का सवाल है तो राष्ट्र के मोर्चे पर हम एक है, बाकी हमारी जातीय पहचान हो, धार्मिक पहचान है, वो अक्षुण्ण रहेगी। वही कंपोजिट नेशनलिज्म की अवधारणा जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया है, उसको गांधी ने स्वीकार किया है, जहां किसी की धार्मिक पहचान पर बल दिया जाना राष्ट्रीय पहचान का विरोधी नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2 कि कहीं ना कहीं खिलाफत का समर्थन देकर गांधी जी अपने आप को उस साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे जो तुर्की ने मुस्तफा कमाल पाशा के अंतर्गत तुर्की ने खड़ा किया था पश्चिमी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध। इस दो आधार पर आप इसको प्रूव कर दीजिए तो थोड़ा गांधी जी का बचाव भी हो जाएगा और इस क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा। तो यह आपका प्रश्न। अब देखिए, अब एक कोटेशन मैंने जानबूझकर ऐसा रखा है क्योंकि इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का स्वरूप कैसे कई बार यूपीएससी में आपको ऐसी स्पेसिफिक कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं। और जब इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो तो पहली बात यह है कि आपको अपना लोभ संवरण करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट देने वाले का हम नाम लिखें, क्योंकि आपको वह नाम बड़ा हो सकता है कई बार मिल जाता है लेकिन अधिकांश स्थिति में वो बड़ा दुर्लभ चीज होती है, उसमें गलत होने की संभावना रही, कई कोई अगर गलत नाम आप कोट करते हो। बेहतर है कि इसको आप संदर्भ बनाकर लिखिए। जैसे देखिए स्टेटमेंट देखिए कि गांधीज बॉडी इज इन जेल बट हिज सोल इज विथ यू, इंडियाज प्रेस्टीज इज इन योर हैंड्स, यू मस्ट नॉट यूज एनी वायलेंस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यू विल बी बीटन बट यू मस्ट नॉट रेजिस्ट, यू मस्ट नॉट रेज अ हैंड टू वार्ड ऑफ ब्लोज क्रिटिकली एग्जामिन। गांधी जी शारीरिक रूप से जेल में है पर उनकी आत्मा आपके साथ है, भारत का मान आपके हाथों में है, आपको पीटा जाए तो भी आप विरोध ना करें, अपने ऊपर पड़ने वाले वार को रोकने के लिए हाथ नहीं उठाना है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने आता है तो आपकी पहली परीक्षा होती है इस तरह के कोटेशन बेस्ड स्टेटमेंट में, ये आखिर है किस काल की और ये गांधी जी के मूवमेंट के बारे में कह रहा है, परंतु किस मूवमेंट के बारे में कह रहा है, ये आपके मन में सवाल खड़ा होगा। तो आपके दिमाग में 3 मूवमेंट की तस्वीर कौंधेगी। एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और चौथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो पहले इस स्टेटमेंट के आधार पर हम पहले अपने 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 नॉलेज का उपयोग पहले क्वेश्चन को पहचानने में करेंगे कि है किस मूवमेंट से। तो देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इसलिए नहीं हो सकता कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी गिरफ्तार तब हुए, जेल तब गए जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, यानी जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक्टिव अवस्था में रहा तब तक गांधी जी गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो जेल में होने का सवाल नहीं है। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले ही वह जेल में उनको, मतलब शुरुआत होते ही उनको जेल में बंद आगा खां पैलेस में कर दिया गया था, लेकिन उसमें गांधी जी कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि गांधी जी तो पहले ही कहते हैं कि हम आपको आपसे अपनी अहिंसा नहीं थोप रहे, अगर आंदोलन चलाने का मतलब हिंसा के खतरे को मोल लेना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो करो या मरो का गांधी जी नारा देते हैं, उसमें गांधी जी का इतना हम्बल स्टेटमेंट कभी नहीं आ सकता। तो ले देकर आपको सिद्ध हो जाएगा कि यह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक परेशानी यह भी होगी कि अच्छा चलिए इसको हम कैसे इस क्वेश्चन को टेकल करें, मतलब आपके मन में देखो, आप पॉइंट्स बनाने के लिए कहीं पॉइंट्स मत बनाइए, हाँ, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां पर आप पॉइंट में भी चीजों को रख सकते हैं। अधिकतर सेकेंड पेपर में आपको पॉइंट बनाने की कम गुंजाइश मिलेगी, तो छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हो। अब जैसे इस तरह का स्टेटमेंट है तो इस तरह के स्टेटमेंट में आपको यह लगेगा कि जो कहना है उसने तो वो कह दिया कि गांधी जी आपको ये कहते हैं, लोगों को अपील करते हैं, लेकिन इसका इन्फेरेंशियल मीनिंग क्या है? तो इन्फेरेंशियल मीनिंग 2 निकल कर आती है। एक यह निकल कर आती है कि गांधी जी जो गांधीवादी आंदोलन है उस पर गांधी जी का कितना नियंत्रण और कितना अनुशासन है कि पुलिस लाठियां चलाती रही लेकिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मतलब गांधी जी जेल में थे फिर भी गांधीवाद कितना प्रभावी है भारतीय मानस के ऊपर, मतलब भारतीय कितना तत्परता से और जो पीपल हैं वो कितने रिलीजियसली उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि आफ्टर ऑल गांधी जी वाज इन जेल बट द पीपल डिडंट ट्राई टू कंट्रावेन द लिमिट्स एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी, जो इरविन को भी हैरत करने वाली बात थी, जो कोई भी सत्याग्रही ने किसी पुलिस पर हमला नहीं किया। नंबर 1, ये एक इन्फेरेंस है। दूसरा इन्फेरेंस निकल कर आता है कि गांधी जी ने कितनी तत्परता से और कितने सधी हुए खिलाड़ी की तरह ब्रिटिश वर्चस्व पर चोट कर दी।
ब्रिटिश भारतीय जनता के मन में उन्होंने दो बातें बदमूल कर दी थी। एक तो ब्रिटिश अपराजय हैं और दूसरा ब्रिटिश भारतीय जनता के शुभचिंतक हैं। गांधी जी ने दोनों धारणाओं को तार तार कर दिया। एक तरफ उन्होंने दिखाया कि ब्रिटिश अपराजय है तो देखो हम उनसे नहीं डरते, हम उनके कानून का उल्लंघन करने का साहस रखते हैं। नंबर 2, अगर ब्रिटिश आपके शुभचिंतक हैं तो उन्होंने आपको नमक जैसे महत्वपूर्ण, नमक जैसे जीवन की आवश्यक चीज जो हवा और पानी के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, वैसी चीज के लिए भी उन्होंने जगह क्यों नहीं छोड़ी और आपको नमक बनाने का अधिकार क्यों नहीं दिया। जब सत्याग्रही को नमक बनाने भेजते, जब ब्रिटिश लाठी चलाती, तो एक एक लाठी खाकर गांधी जीत रहे थे और एक एक लाठी खाकर, लाठी मारकर ब्रिटिश हार रहे थे। ये इस दो चीजें इन्फेरेंशियल निकल कर आती है। अब इतनी लंबी राम कहानी तो नहीं चलेगी, इन्हीं दोनों के प्रकाश में इसको लिखना पड़ेगा। जैसे उपर्युक्त कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन में उस स्थिति को दर्शाता है जब गांधी जी के जेल में जाने के बाद भी सत्याग्रहियों ने गांधीवादी कार्यक्रम को तत्परता से अंजाम दिया। और जैसा कि सत्याग्रहियों ने इसमें पूर्ण अनुशासन का निर्वाह किया। जब सत्याग्रही ट्राई टू मेंटेन द कंप्लीट डिसिप्लिन, here you can cite the example of even Dharsana Coast, where Sarojini Naidu was leading a mob, leading a group of the Satyagrahi, कि सत्याग्रही in spite of just receiving the cruel lathis and the cruel the lathi assault from the police, but they didn't even raise their hand to protect themselves। मतलब हर कुछ के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हाथ तक नहीं उठाया। यह अनुकरणीय है। आप देखोगे कि गांधी जी यहां ब्रिटिश से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे और वह यह सिद्ध करने का ब्रिटिश के दो धारणाओं को उन्होंने निर्मूल कर दिया, मतलब उसे बेसलेस बना दिया, मतलब उसको रिमूव कर दिया कि एक ब्रिटिश अपराजय है यानी ब्रिटिश आर इनविंसिबल एंड द सेकेंड द ब्रिटिश आर द सिंपैथाइजर्स ऑफ इंडियंस। और इस मूवमेंट में उन्होंने दोनों धारणाओं को एक तरह से निर्मूल कर दिया और यह सिद्ध कर दिया। इसलिए सत्याग्रही लाठी खाकर भी गांधीवाद की जीत हो रही थी और ब्रिटिश लाठी मारकर भी हार रहे थे। इस प्रकार से आप इसमें बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से आंसर कर सकते हैं, बशर्ते उसमें देखो नॉलेज का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए होगा, तभी उसके साथ हम क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है कि डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन। अब ये तो 2008 में पूछा था, फिर 2014 में इसी को थोड़ा बदल कर पूछा था। तो ये देखो, ये ऊपर से बच्चों को देखने पर बच्चों को लगता है कि स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, बट हियर यू कैन से कि इन मॉडर्न हिस्ट्री, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको हिस्टोग्राफी के नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको हिस्टोग्राफी के नॉलेज की जरूरत पड़ती है, जैसे एंशिएंट और मिडिवल में पड़ती है, क्योंकि आपको स्टैंड लेना है। अब अगर आप कह दोगे हाँ यह एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, तो अनकॉन्शियसली यू आर गोइंग टू गिव सपोर्ट टू द सबाल्टर्न हिस्टोरियंस। सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का यही प्रोपेगेंडा रहा है कि गांधी, चूंकि सबाल्टर्न हिस्टोरियंस तो लीडरशिप जो नेतृत्व है उसकी भूमिका को बहुत कम करके देखते हैं, तो वो सबाल्टर्न हिस्टोरियन यही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि नेता अपने आप को आंदोलन पर ऊपर से थोपते हैं, जबकि दबाव हमेशा नीचे से मूवमेंट के लिए आता है। तो वह कुछ ना कुछ, जैसे सुमित सरकार का स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ इशारा उसी तरफ है। हालांकि सुमित सरकार प्योर सबाल्टर्न नहीं रहे। इसमें आपको स्टैंड लेना है कि भाई इट इज ट्रू कि दिस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर गांधीयन मूवमेंट, बिकॉज गांधी वाज नॉट हैविंग एंड द you can say Gandhism or Gandhian method was not having the equal control over the Quit India movement, because here there was the major scope for popular initiative in this movement, but still we cannot still we are not going to undermine the role of leadership here, and we cannot accept the dictum it was a spontaneous movement। मतलब यह सही है कि बाकी गांधी के मूवमेंट से ये अलग है, पृथक है, इसका स्वरूप अलग है, इस पर गांधीवादी नेतृत्व की वैसी पकड़ नहीं है जैसे गांधी के पिछले आंदोलन पर देखते हैं। इसमें स्वविवेक के लिए, लोगों के स्वविवेक के लिए और लोगों के निर्णय की स्वतंत्रता पहले की तुलना में कहीं अधिक है, फिर भी इसे हम स्वतः स्फूर्त मूवमेंट नहीं मान सकते। यही आपको स्टैंड रखना है। अब क्यों नहीं मान सकते, तो उसके लिए एविडेंस है।
एविडेंस में दिया जाता है कि स्वयं गांधी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि मैं आपसे अपनी अहिंसा नहीं मांग रहा हूं, मैं हिंसा का खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूं। बताया जाता है कि जब जेल में जाने से पहले जो फर्स्ट जनरेशन के लीडरशिप थे, उन्हें पूरी योजना अपनी रख छोड़ी थी, जिसमें रेलवे लाइन काटने से लेकर टेलीग्राफ लाइन काटने तक की योजना शामिल थी। फिर फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप जब जेल के अंदर गए तो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार थे। अब देखिए, अब हमारे पास तो तथ्य आते ही रहते हैं, तथ्य बरसते हैं, कहीं से कोई आइडिया मिल जाए तो वहां पर हम उसको दे सकते हैं। जैसे इस वर्ष उषा ठक्कर की एक बुक आई है, उषा खन्ना के रेडियो पर। आपको याद होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उषा खन्ना एक महिला क्रांतिकारी थी जिसने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया था। अब सीक्रेट रेडियो स्टेशन तो आप वैसे ही पढ़ते हैं, परंतु इस बुक में अभी अभी उषा ठक्कर ने लिखा कि उस रेडियो स्टेशन के माध्यम से उसने अंडरग्राउंड लोगों को लिंक किया और भी बहुत सीक्रेटली कॉमन पीपल में जाकर जब नेता जेल में थे तो नेताओं के स्पीच को सुनाया, गांधी जी के भाषण के, नेहरू के भाषण को, और लोगों में आंदोलन पैदा करने का प्रयास किया। तो हियर यू कैन से कि इवन इफ द लीडर्स वर इन जेल बट देयर आइडियाज वर जस्ट यू कैन से फ्रीली मूविंग इन स्काई थ्रू द सीक्रेट रेडियो। तो अब ऐसा नहीं है कि लीडरशिप का इंपैक्ट लोगों के ऊपर नहीं है। और फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप तो तैयार था, और बिपिन चंद्रा तो यहां तक कहते हैं कि इतने लंबे समय से लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे अब उसमें कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे बहुत सारी पार्टियों ने लोगों को आंदोलन का प्रशिक्षण एक लंबे समय से देते चले आ रहे हैं। तो लोगों में भी तो आंदोलन का प्रशिक्षण है, और वह भी कहीं ना कहीं नेताओं की उपस्थिति को दर्शाता है। तो मैं यहां पर यह बताना चाहता कि इस तरह का जो प्रश्न होता है उसके उत्तर को सही ढंग से और बिंदुवार लिखिए। कि जैसे स्टैंड ले लिया, स्टैंड लिखने के बाद तब छोटा छोटा पैराग्राफ करके 2-3, जैसे परीक्षक, और इंपॉर्टेंट शब्द को उसी पेन से नीचे से अंडरलाइन करना नहीं भूलिए, ताकि परीक्षक तक आपका जो मैसेज है, जो संदेश है, वो सीधा पहुंच जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग 1937-39 ग्रेटली undermined the ability of the Indian National Congress to push through the agenda of national utility. कमेंट, 1937 से 1939 के दौरान के घटनाक्रमों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता की अपनी निर्धारित कार्यसूची को बलपूर्वक आगे बढ़ाने की योग्यता को बड़ी मात्रा तक कमजोर बना दिया था। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, ये 2 वर्षों के दरमियान जो कांग्रेस का जो प्रोग्रेस था, उस प्रोग्रेस में जो ऑब्स्टेकल्स आ गया, वो ऑब्स्टेकल्स पर आपकी निगाह होनी चाहिए। उन बाधाओं को आप अपने ध्यान में रखिए। इसलिए यहां आपकी मेमोरी की भी जरूरत होगी, क्योंकि 1937 से 39 के बीच अब ऐसी राष्ट्रीय, पहले क्वेश्चन आए तो पहले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करिए। देखिए, क्वेश्चन में पहला पार्ट होता है, उसको आप कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट, और दूसरा पार्ट होता है, उसको कहते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी है टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए अपने आप में कोई बहुत अनोखा शब्द नहीं है, लेकिन जो शब्द है 1937 to 1939 के दौरान के घटनाक्रमों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय एकता की अपनी निर्धारित कार्यसूची को बलपूर्वक आगे बढ़ाने की योग्यता को बड़ी मात्रा तक कमजोर बना दिया था। टिप्पणी कीजिए। यानी द डेवलपमेंट greatly undermined the ability of Indian National Congress to push through the agenda of national unity होना चाहिए। योग्यता को, यूटिलिटी, बड़ी मात्रा तक कमजोर बना दिया था। तो देखिए, अब ये 37 और 39 के बीच क्या क्या हुआ था, बाधाएं, उसको देखिए। तो इसमें आपने एक बाधा क्या देखी 37 to 39 के दौरान? तो एक बाधा आपने देखी कि इसको मुस्लिम लीग चुनाव हार गई। तो मुस्लिम लीग ने चुनाव हारने के बाद बड़ा ही असहयोगात्मक रुख अपनाया। वह चूंकि चुनाव हारने के बाद उसने हर प्रांत में कांग्रेस पर के विरुद्ध यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि कांग्रेस का प्रो हिंदू अप्रोच है, कांग्रेस देवनागरी लिपि को बढ़ावा दे रही है और गो हत्या पर जबरन पाबंदी लगा रही है। मतलब इट इज पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन ओवर काउ स्लॉटर। ये हिंदू कॉज को बढ़ा रही है। फिर
फिर आप देखेंगे कि यह जो मुस्लिम लीग की पार्टी है, यह मुस्लिम लीग की पार्टी हर प्रांत में कांग्रेस के विरोध में खड़ा हो गई और वहां पर कांग्रेस के विरुद्ध एक जनसामान्य मुसलमानों के बीच घृणा फैलाने का प्रयास किया। उससे क्या हुआ, जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय एकता का एजेंडा था, वो राष्ट्रीय एकता का एजेंडा बाधित होना वहीं से शुरू हुआ। जैसे उसके बाद जैसे किसान मूवमेंट हुए, तो किसान मूवमेंट में जो कांग्रेस समाजवादी दल थे, वो कांग्रेस समाजवादी दल ने जैसे बरहिया टाल का आंदोलन हुआ, तो बरहिया टाल में किसानों का आंदोलन किया, तो वहां पर अब समस्या आ गई श्री कृष्ण सिंह की कांग्रेस सरकार के समय, क्योंकि कांग्रेस तो अब तक अपोजिशन में रही थी, पहली बार सत्तारूढ़ सरकार बनी, तो सत्ता में जाने के बाद अब कांग्रेस में अगर वह क्रांतिकारिता दिखाने का प्रयत्न करती जो कम्युनिस्ट दिखाना चाह रहे थे या कांग्रेस समाजवादी दल दिखाना चाह रहे थे, या किसान सभाएं, क्योंकि किसान सभाओं के सपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, यानी उसने जनमत को संगठित करने में भूमिका निभाई थी। अब किसान सभाओं से ही कांग्रेस की सरकारों की टकराहट होने लगी, तो कांग्रेस की एक तो तरफ धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी बट्टा लग रहा था, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जो प्रो पीपुल्स छवि है उस पर भी बट्टा लगने लगा कि अरे कांग्रेस जमींदारों की पार्टी है। कई जगहों पर आप देखेंगे, बॉम्बे में जैसे कहीं ना कहीं उद्योगों में श्रमिक आंदोलन को भी दबाने का प्रयत्न किया गया, तो उससे ऐसा लगने लगा कि भाई कांग्रेस का प्रो कैपिटलिस्ट छवि है। ये कुल मिलाकर दो बातें हुई, एक कांग्रेस की सेकुलर छवि धराशायी हुई, दूसरी कांग्रेस की जो प्रो पीपुल्स छवि है, जो पॉपुलर छवि है, उस पर उसका असर पड़ा। तो इन दोनों को आधार बनाकर आपको कांग्रेस की योग्यता में जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के दौरान उसी आधार पर आपको 37 to 39 के बीच लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब 39 जो भी बाधाएं आगे आने वाली होगी, ज्यादा से ज्यादा आप उसको एंड करिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ब्रिटिश ने भारत को एक युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, तो 39 में 28 महीनों के बाद कांग्रेस की सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। तो ज्यादा से ज्यादा आप वहीं तक जा सकते हैं, लेकिन यही दो मुख्य बिंदु है जिसको आधार बनाकर आप लेखन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन ने निस्संदेह भाषाई विवादों से संबंधित सभी समस्याओं का हल नहीं निकाला था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन डिडंट ऑफ कोर्स रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिटिकली एग्जामिन। अब देखो, यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन शब्द को बहुत गंभीरता से आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। जैसे देखो, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यह कह रहा है, मैं पहले आपको इसका बैकग्राउंड समझा दूं कि क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामिन डायरेक्टिव और स्टेटमेंट है कि स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन डिडंट ऑफ कोर्स रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जिस समय सरकार ने किया, तो सरकार ने सबसे पहले भारत में विविधता में एकता के इस दावे को सिद्ध करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि जिस समय सरकार का गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, उस समय सरकार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन के मूड में नहीं थी। दो समितियां आई थी, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। लेकिन फिर आंध्र प्रदेश में जिस तरह का मूवमेंट शुरू हुआ और जिस तरह से एक सत्याग्रही की मौत हो गई, उसके बाद यह निर्णय सरकार को लेना पड़ा और फिर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अनुशंसा पर 1956 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की पहल की गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन यह प्रश्न जो कह रहा है, ऐसा नहीं है कि हम इस प्रश्न को, मतलब यह सही है कि इसने एक तरह से पहली बार, क्योंकि संघीय व्यवस्था भारत में लागू की गई थी, लेकिन संघीय व्यवस्था केवल संविधान में थी। अब संघीय व्यवस्था की पहली परीक्षा थी भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, कि अगर भारत एक यूनिटरी स्टेट है, तो यूनिटरी स्टेट में जो यूनिटरी नेचर ऑफ स्टेट होगा, उसमें केंद्र अपने विचारों या अपनी मान्यताओं को राज्यों पर थोपने का प्रयत्न करेगा और राज्यों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। लेकिन नहीं, इसने सिद्ध कर दिया कि भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हो सकती है, क्योंकि राज्यों की भावना का ख्याल करके और इस प्रकार के भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया गया। परंतु क्वेश्चन के डिमांड की दिशा देखिए, क्वेश्चन के डिमांड की दिशा यह है, यह तो अपने आप में एक वाइज स्टेप था, लेकिन यह भाषाई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने की वजह यह थी कि आपको पहले तय करना होगा कि भारत में जो विविधता में एकता का उदाहरण कहते हो, तो भारत की विविधता मात्र वहां राज्य में है या क्षेत्र में है।
तो आपको पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में एक खास भाषाई समूह के लोगों की बहुलता है। जैसे जहां पर भाषाई समूह के लोगों की बहुलता है तो उनकी संख्या 40% है। बाकी जो 60% है वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर भाषाई अल्पसंख्यकों का है। तो हर प्रांत में एक बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक थे। जैसे बिहार में आप कहेंगे तो मैथिली भाषी या भोजपुरी भाषी थे, यूपी में भोजपुरी भाषी थे और उर्दू भाषी थे, बिहार में भी उर्दू भाषी थे। तो आप अगर हिंदी को राजभाषा वहां बना देते हो, हिंदी को बिहार की राजभाषा या यूपी की राजभाषा बना देते हो, या आप तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश का बनाते हो, तमिल भाषा तमिलनाडु का बनाते हो, तो अब वहां पर जो एक बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनके साथ तो जस्टिस नहीं हो पा रहा है। और अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ रियायत बरती तो राज्य सरकार क्या वो क्षेत्रीय भाषा समूह के साथ वही रियायत बरतने के लिए तैयार है? क्या उनकी उस सांस्कृतिक स्वायत्ता को राज्य सरकार उसी प्रकार स्वीकार करने के लिए तैयार है जिस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सांस्कृतिक स्वायत्ता को स्वीकार किया? इसलिए देखेंगे कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भाषाई समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि हर प्रांत में भाषा के आधार पर तनाव कोई न कोई रूप में बना रहा। दूसरी बात यह है कि भाषा के आधार पर जो तनाव है वो तो केवल एक पक्ष था। लिंग्विस्टिक चूंकि दिख रहा है ऑल द रिलेटिंग टू लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट, तो लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट तक ही आपको रुकना है, आपको बाकी इकोनॉमिक या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना है। तो लिंग्विस्टिक में तो इतनी ही बातें अगर आप बता देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता उपरांत अवधि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास ने कहां तक भारत को आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर कर दिया। हाउ फार द डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड पुट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्निटी। अब इस क्वेश्चन पर देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे स्वतंत्रता उपरांत जो भारत के विकास का एजेंडा था जिसको आप नेहरूवादी मॉडल कहते हो, तो विकास के नेहरूवादी मॉडल का एक उद्देश्य था विज्ञान और तकनीकी का विकास। उनका यह कहना था कि तकनीकी हमें दो रूपों में तकनीकी भारत के विकास के लिए काम करेगी। एक तो तकनीकी हमें गरीबी से मुक्त करेगी। पश्चिमी देशों के लिए तकनीकी साम्राज्यवादी शक्ति को बढ़ाने का एक उपकरण था, लेकिन भारत के लिए तकनीकी गरीबी दूर करने वाला उपकरण सिद्ध होगी। यह गरीबी और भूखमरी का निराकरण करेगी। दूसरा कि विज्ञान का हम एक दृष्टिकोण के अर्थ में, विज्ञान का उपयोग हम केवल तकनीकी के शब्द में नहीं करते हैं, विज्ञान का उपयोग हम दृष्टिकोण के संदर्भ में भी करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मतलब एक सामान्य भारतीयों में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। और वह साइंटिफिक टेम्पर से मतलब है कि हमारी सोच इतनी प्रगतिशील हो जो हम हर प्रकार के सामाजिक और सामाजिक धार्मिक रूढ़िवाद और परंपरावाद से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। वी हैव टू मूव ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस व्हाइल रिमूविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलीजियस एंड सोशल ऑर्थोडॉक्सी। सो दिस इज द डिमांड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। अब इसके पक्ष में चूंकि क्वेश्चन में देखिए के पथ पर अग्रसर कर दिया है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको यहां पर स्टैंड लेना होगा कि स्वतंत्रता के उपरांत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं मान सकते कि वह आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर हो गया, क्योंकि आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर होने के लिए दो बातों की जरूरत थी। एक तो भारत में जो विज्ञान और तकनीकी का विकास वो भारतीय जरूरत के अनुकूल हो। तो एक फ्रंट पर जो नेहरू का फेलियर रहा है वो क्या रहा है, आप गौर से देखिए। इन्होंने उच्च वैज्ञानिक संस्थाओं का विकास किया, चाहे थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हो या फिर CSIR हो, या आप कह सकते हो जो 17 अन्य संस्थाएं हो, परमाणु विभाग हो, बार्क हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की उन्होंने स्थापना की, IIT हो, तो उन्होंने इसकी स्थापना की, उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, उच्च संस्थाओं की स्थापना की। लेकिन वह विज्ञान और तकनीकी उच्च स्तर पर ही रह गई, जन सामान्य तक नहीं पहुंच सकी। तकनीकी बस मुट्ठी भर लोगों के पास रह गई, मुट्ठी भर साइंटिस्ट को पैदा किया जो भारतीय जरूरत के अनुकूल नहीं सिद्ध हुए और यहां से ब्रेन ड्रेन करके दूसरे देशों की सेवा में चले गए।
तो भारत को उन तकनीकी संस्थाओं का वैसा लाभ नहीं मिला, क्योंकि नेहरू ने प्राइमरी एजुकेशन के विकास के लिए काम, नेहरूवादी आर्थिक मॉडल ने प्राइमरी एजुकेशन के विकास का काम वैसा नहीं किया जैसे संयुक्त अमेरिका ने किया था या यूरोपीय देशों ने किया था। तो जो तकनीकी और वैज्ञानिक सोच का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल सका। और फिर जन सामान्य में जो रूढ़िवाद, परंपरावाद, जाति व्यवस्था, जाति कट्टरता थी, तभी दूर होती जब वह वैज्ञानिक विचारधारा छन छन कर जन सामान्य के बीच आती। लेकिन जन सामान्य के बीच वह वैज्ञानिक विचारधारा अपनी जड़ नहीं जमा पाई। इस प्रकार से करके आपको यहां पर दोनों पक्षों को तोलते हुए लिखना पड़ेगा। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका प्रश्न है, कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एक्सप्लेन करने में ही सबसे पहली चुनौती होती है कि बच्चे उस प्रश्न को समझे और सही संदर्भ में एक्सप्लेन कर सके। वही अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। जैसे तो कि प्रश्न को देखिए कि मुक्त व्यापारियों के तर्क आर्थिक दृढ़ निश्चितता, सामाजिक हितकारिता, सर्वदेशीय आदर्शवाद एवं वर्ग पूर्वाग्रह का विलक्षण मिश्रण थे आलोचनात्मक परीक्षण की। देखो शॉर्ट नोट से जितने देते हैं उसमें डाल देते हैं आलोचनात्मक परीक्षण की, क्रिटिकली एग्जामिन। द आर्गुमेंट्स ऑफ द फ्री ट्रेडर्स वेयर अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक हार्ड हेडेडनेस, सोशल बेनेवोलेंस, कॉस्मोपॉलिटन आइडियलिज्म एंड क्लास प्रिजुडिस, क्रिटिकली एग्जामिन। तो जब आपको इस तरह के शॉर्ट नोट पूछते हैं तो कंपल्सरीली वो क्रिटिकली एग्जामिन शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बट हियर आई एम गिविंग द सजेशन टू इग्नोर द शब्द लिबरली। आप इसको उदारता पूर्वक इस शब्द को आप इग्नोर क्रिटिकली एग्जामिन को कर दीजिए। यहां पर सिर्फ आप यही ध्यान रखिए कि जो फ्री ट्रेडर्स है, फ्री ट्रेडर्स कौन है? तो एडम स्मिथ का नाम सुना है जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है, और जो बाद में एडम स्मिथ से लेकर जो डेविड रिकार्डो और हैवर्लट तक हैं, ये सभी, या आगे उसी से फिर सेज लॉज बना है, ये सभी फ्री कहीं ना कहीं जो फ्री ट्रेडर्स हैं वो फ्री ट्रेडर्स ही मुक्त व्यापारी हैं। वो ये बात करते हैं कि ये दे वर ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक हार्ड हेडेडनेस। इकोनॉमिक हार्ड हेडेडनेस क्या कहता है? कहता है कि आर्थिक मुद्दों पर भी फ्री ट्रेड इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर ऑल, बिकॉज हियर यू कैन से द मार्केट इज द मोस्ट रैशनल एंटिटी। इफ यू विल जस्ट put the market under the control of individual may be corrupted, individual may be intervening, individual may be autocratic, but market can never be. Market is most rational entity, and market will decide, market will just, you can say, market will just run the economy in a very rational manner based on the formula of demand and supply. हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। तो बाजार सबसे तर्कसंगत है, बाजार हमेशा तर्कसंगतता में विश्वास करता है। बाजार पर आप चीजों को छोड़ दीजिए, बाजार अपना रास्ता स्वयं लेगा। तो यह है इकोनॉमिक हार्ड हेडेडनेस। इकोनॉमी को भी फायदा तभी होगा जब आप तर्कसंगत ढंग से अर्थव्यवस्था को चलाएंगे, और तर्कसंगत ढंग से अर्थव्यवस्था तभी चलेगी जब व्यक्ति के नियंत्रण से, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में देंगे, व्यक्ति करप्ट हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, बाजार भ्रष्ट नहीं हो सकता, बाजार अपने नियमों के अनुसार चलता है। ये हो गया इकोनॉमिक हार्ड। सोशल बेनेवोलेंस कहे कि भाई सबको फायदा हुआ। जैसे आपने एडम स्मिथ की प्रसिद्ध उक्ति पढ़ी होगी कि एक्चुअली यू नो कि एक जो कसाई होता है जो बकरा काटता है, एक जो ब्रीवर होता है जो ब्रेड बनाता है, वह लोक कल्याण के लिए नहीं बनाता है, वो अपने लाभ के लिए बनाता है। लेकिन उसी लाभ में लोक कल्याण का भाव भी छिपा हुआ है, क्योंकि अगर एक ब्रीवर है वो अगर ब्रेड नहीं बनाएगा तो आप खाओगे क्या? एक बूचर है जो मांस नहीं काटेगा तो हाउ द बूचर इज नॉट डूइंग एनी वेलफेयर वर्क, बट बूचर इज डूइंग प्रोडक्शन फॉर इट्स सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन अगर सेल्फ इंटरेस्ट एक ह्यूमन बीइंग के आधार पर आप करते हो तो उसने द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट में उसने लिखा है कि बेसिक मोरलिटी से भी हम गाइडेड होते हैं, और इंटरेस्ट हमारा है, अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो अगर हेल्दी है तो उसे सबको फायदा है। हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे हैं, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कर रहे हैं, और सभी के सेल्फ इंटरेस्ट हेल्दीली एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं, और इसी आधार पर सोसाइटी चलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल बेनेवोलेंस भी नेचुरली आ जाता है, और ये सेल्फ इंटरेस्ट से ही आता है। आपका सेल्फ इंटरेस्ट से आपको फायदा है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट से उनको फायदा है, बशर्ते उनके सेल्फ इंटरेस्ट से आपका नुकसान ना हो।
तीसरा है कॉस्मोपोलिटन आइडियलिज्म एंड क्लास प्रेजुडिस। कॉस्मोपोलिटन आइडियलिज्म का मतलब है कि मुक्त व्यापार सभी के लिए बेनिफिशियल है। एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, एवरी ग्रुप ऑफ द पीपल इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड, क्योंकि सभी को मौका मिलेगा। जो पूंजी और श्रम है उसका बड़ा ही रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कैपिटल वहां पहुंच जाएगा जहां कच्चे माल और लेबर है, और लेबर और कच्चे माल स्वतंत्रता पूर्वक वहां आ जाएंगे जहां कैपिटल है। तो पूरे वर्ल्ड में सारे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पर वही कॉस्मोपोलिटन आइडियलिज्म क्लास प्रेजुडिस है कि इसके पीछे छिपा हुआ एक मध्य वर्ग का वर्गीय हित है, जो कहीं ना कहीं मुक्त व्यापार का प्रचार करके अपने हित को साधना चाहता है। एक एक पंक्ति में अगर सारे इंटरेस्ट को आप दिखा दोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आपको प्रायः मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान करना कि क्वेश्चन अगर एडवर्स कंडीशन भी आपको दिखे, अगर आपको दिखे कि क्वेश्चन बड़ा ही यूनिक टाइप का है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी सरेंडर बिफोर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के सामने सरेंडर नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन पर बड़ा ही हेल्दीली और बड़ा ही रैशनल ढंग से विचार करना है। तो अगर आप रैशनल ढंग से विचार करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, ये आपको अमेरिकन सिविल वॉर से क्वेश्चन है कि 600,000 men had died, the union was preserved, the slaves freed, a nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal had survived its most terrible ordeal, critically examined। अब ऐसे क्वेश्चन में भी मैं मानकर चलता हूं कि एग्जाम हॉल में तो आपको 8-9 मिनट्स मिलते हैं लिखने के लिए, तो आप घर पर अगर चीजों को अच्छे ढंग से रिवाइज और पढ़ा हुआ है तो वहां आपकी कलम तेजी से चलनी चाहिए, और जितनी तेजी से हाथ चलनी चाहिए उतनी ही तेजी से दिमाग चलनी चाहिए। अब यहां पर देखिए स्टेटमेंट है कि 600,000 आदमी मर चुके थे, संघ बना रहा, गुलाम स्वतंत्र रहे, राष्ट्र जिसकी कल्पना ही स्वाधीनता में हुई और जो सभी समता की भावना को समर्पित था, अपनी सबसे कठिन अग्नि परीक्षा में सफल रहा, आलोचनात्मक परीक्षा की। मतलब इसमें यह कह रहा है कि लगभग 6 लाख लोग मर गए, यूनियन लेकिन बचा रहा, द स्लेव्स फ्रीड हुए, जो स्लेव थे, जो दास थे, वो स्वतंत्र हुए, और कल्पना ही गुलाम स्वतंत्र राष्ट्र जिसकी कल्पना ही स्वाधीनता में हुई, वो सभी समता की भावना को समर्पित था, अपनी सबसे कठिन अग्नि परीक्षा में सफल रहा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो पहले तो इसका आप सबल पक्ष जरूर दिखाइए, क्योंकि माना जाता है कि अमेरिकी राष्ट्र पर, या जो अमेरिकी राष्ट्र है, वो अमेरिकी राष्ट्र के लिए पूरी अपने राष्ट्रीय जीवन में जो कुछ बड़ी चुनौतियां मिली है, उसमें एक चुनौती मानी जाती है पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण। आप यहीं से शुरू कर सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रीय जीवन पर एक बड़ी चुनौती, या अमेरिकी राष्ट्र के अस्तित्व पर कुछ बड़ी चुनौतियों में एक चुनौती मानी जाती है, वह है पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण का, कि वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस बिफोर अमेरिकन नेशन इज द पर्ल हार्बर अटैक बाय जापान, and the second is 9/11 अटैक बाय अल-कायदा। जो अल-कायदा का 9/11 का हमला है, उस 9/11 के हमले को एक भयानक हमला माना जाता है जिसने अमेरिकी राष्ट्र की रक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन अगर हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि इन हमलों से बड़ी चुनौती अमेरिकी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए थे अमेरिकी गृहयुद्ध, क्योंकि इसने अमेरिकी राष्ट्र के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि अमेरिकी संघ जीवित रहेगा अथवा मर जाएगा। और तब उसमें दीजिए कि सफलतापूर्वक संयुक्त राज्य अमेरिकानी में नॉर्दर्न अमेरिका ने गृहयुद्ध जीता और अपने संघ की रक्षा की। दास व्यवस्था एक द्वितीयक मुद्दा हो गया और संघ की रक्षा उसके लिए एक प्रमुख मुद्दा हो गया। फिर इसे हम पैराग्राफ चेंज करके फिर इसे हम अमेरिकी क्रांति का दूसरा चरण भी मान सकते, क्योंकि अमेरिकी क्रांति की स्वतंत्रता की घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी, लेकिन इसे दासों पर लागू किया गया और संविधान के 13वें संशोधन के आधार पर
दासों को दास व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया और 14वें और 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आधार पर दासों को नागरिक और राजनीतिक शक्तियां दी गई। लेकिन यहाँ पर आलोचनात्मक परीक्षण शब्द पर थोड़ा गौर करिए। आप दिखाइए कि यह दूसरी बात है कि दासों को जो अधिकार मिले थे वो महज अभी कागज पर थे, उसे वास्तविक जीवन में क्रियान्वयन के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी थी। जो एक तरफ मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो अमेरिकन सिविल मूवमेंट के आयोजन के बाद और फिर जो अमेरिकी ब्लैक मूवमेंट के निरंतर प्रयास के बाद ही यह संभव हो सका है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि अभी भी क्या देखते हो, एक नॉर्मल शूट आउट होता है, कोई ब्लैक मारा जाता है तो कुछ न कुछ इफ बट लगा के इसको छोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का संकेत ही यही है कि थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें इफ बट का इशारा मिलना चाहिए। एक प्रोसेस है कि यूरोप के कुछ अन्य देशों में औद्योगिकरण का प्रक्रम इंग्लैंड में औद्योगिकरण के प्रक्रम से भिन्न था। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट इन इंग्लैंड क्रिटिकली एग्जामिन। तो देखो, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि दुनिया में पहला औद्योगिक क्रांति या पश्चिम में ही पहली औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई और फिर बाकी देशों में गई। लेकिन बाकी देशों में जो औद्योगिक क्रांति का रूप गया वह ब्रिटिश से अलग था। तो अब कोई स्टूडेंट अगर सीधा लिखना शुरू करता है कि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में घटित हुई और फिर ब्रिटेन के बाद उसका अन्य देशों में प्रसार हुआ और अन्य देशों में इसके स्वरूप में अमुक 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 अंतर देखा गया, तो यह फिर वही है कि एक खबरी की तरह, अखबार नवीस की तरह हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखिए ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में मध्य वर्ग की सक्रियता ज्यादा रही थी, निजी पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस औद्योगिकरण में जो उपभोक्ता संबंधी उद्योग है उसकी भूमिका अधिक रही थी, सूती वस्त्र उद्योग की भूमिका अधिक रही थी, इस प्रकार से। लेकिन बाकी जगहों पर हम यहाँ ये परिवर्तन देखते हैं, ये परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके माध्यम से महज सूचना दी है। लेकिन अब अगर गहराई में जाकर देखेंगे तो सूचना केवल देना नाकाफी है। पहले आप देखिए यह परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो एक तो यह है कि जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, दैट वाज अनप्लान्ड। जो ब्रिटेन का औद्योगिकरण था वह अनप्लैंड था। अनप्लैंड का मतलब है कि उसके पहले कोई योजना नहीं बनी थी। लेकिन जो बाकी जगहों पर औद्योगिकरण हुआ है वह प्लैंड है, वह सुनियोजित ढंग से हुआ है। पहला अंतर तो यही है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी एक देश में औद्योगिकरण होता है तो दूसरे देश में वो औद्योगिकरण आवश्यक रूप में विऔद्योगिकरण को जन्म देता है। विऔद्योगिकरण से तात्पर्य है कि दूसरे क्षेत्र में वो उद्योगों के विनाश को स्वाभाविक रूप में प्रोत्साहन देता है, क्योंकि जब एक क्षेत्र में औद्योगिकरण होगा तो वो औद्योगिकरण दूसरे देश को औद्योगिकरण से नेचुरली आगे बढ़ जाएगा और जब वो नेचुरली आगे बढ़ जाएगा तो दूसरे देश में वो उद्योगों के विनाश को आवश्यक रूप में प्रोत्साहन दे जाता है। ओके, लेकिन दैट इज गोइंग टू बी वेरी नेचुरल। ये बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। तो अब जो औद्योगिकरण में बाद में आए, अगर वो ब्रिटिश तरीके से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते तो ब्रिटेन से हमेशा पीछे रहते और कभी ब्रिटिश का मुकाबला नहीं कर पाते। तो उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति करनी हुई जो देर से शुरू किया। तो विलंब से शुरू करने वाले को क्षतिपूर्ति करने के क्रम में अपने औद्योगिकरण के ढांचे को ब्रिटिश औद्योगिकरण से अलग रखना पड़ा। तीसरी बात यह भी थी कि ब्रिटेन में कुछ ऐसे कारक उपस्थित थे जो अन्य क्षेत्रों में अनुपस्थित थे, तो उसकी भरपाई भी अन्य क्षेत्रों को करनी पड़ी। और इसके प्रकाश में तब आप थोड़ा सा जर्मन, थोड़ा सा रशियन और थोड़ा सा जापानीज का फीचर्स बता दीजिए, दो दो तीन तीन पंक्तियों में। अब देखिए, आप कहेंगे भाई हमें तो इतने सारे बातों को समेटने में शब्द ज्यादा लग जाएंगे। नहीं लगेंगे। मैं समझता हूं कि आज भाषा और शब्द चयन की जरूरत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। लोग समझते हैं क्वेश्चन का आकार छोटा है तो अब भाषा का कोई खास महत्व नहीं है। मैं मानकर चलता हूं ऐसी बात नहीं है। आपके क्वेश्चन छोटे हैं तो भाषा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि आपको उचित शब्द का चयन करना है। जब तक आप उचित शब्द का चयन नहीं करोगे तो उस पूरे उत्तर की दिशा फिर अलग हो जाएगी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इसको आप
अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी एक दूसरी दिशा में ले जाता है। जैसे देखिए, हिटलर वास्तव में विश्व युद्ध नहीं चाहता था, उसका इरादा पोलैंड के साथ केवल एक संक्षिप्त युद्ध का ही था। टिप्पणी कीजिए, हिटलर डिडंट रियली वांट अ वर्ल्ड वॉर, हिज इंटेंशन वाज ओनली अ शॉर्ट वॉर विद पोलैंड। कमेंट, जैसे 2008 में शायद क्वेश्चन पूछा था, तो ओरिजिनली ब्रैकेट में डाला था एपीजे टेलर, ये एपीजे टेलर का स्टेटमेंट था। तो मतलब देखिए, अब हिटलर क्या चाहता था और हिटलर क्या नहीं चाहता था, इसमें दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। एक विचार यह मानता है कि हिटलर के प्यास की कोई सीमा नहीं थी। हिटलर का एक मत है कि हिटलर पूरे यूरोप पर नियंत्रण चाहता था, वह केवल पोलैंड से संतुष्ट नहीं होता। दूसरा विचार कहता है कि नहीं, हिटलर की यात्रा तो बहुत आगे जाने वाली थी, तो कहीं ना कहीं हार्टलैंड थियरी कहता है कि वह विश्व प्रभुत्व का ख्वाब देख रहा था, कि वह यूराल पर्वत तक के क्षेत्र पर पूरब में कब्जा करना चाहता था, रशियन स्लावों से भूभाग छीनना चाहता था, वगैरह वगैरह। लेकिन एपीजे टेलर कहते हैं कि देखिए, हिटलर एक अवसरवादी कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी में सर्वाइव करने के लिए भी उसे आक्रामक विदेश नीति अपनाए रखने की जरूरत थी, और वह कहीं ना कहीं वह मित्र राष्ट्रों की कमजोरियों से लाभ उठा रहा था। और मित्र राष्ट्र जो एलाइड पावर्स थे, ब्रिटेन और फ्रांस, उसने हिटलर के प्रति शुरू से नरम नीति अपनाई। म्यूनिख में जब हिटलर से उन्होंने मुलाकात की और चेकोस्लोवाकिया का सुडेटेनलैंड छीन कर वो हिटलर को दिया, वो तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा थी। इट वॉज द क्लाइमेक्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट। तो इनका यह कहना है कि ये जो पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट है, इसकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब इन्होंने म्यूनिख तक उस पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट को अपनाया। तो अब इनको चाहिए था कि इस पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट के बाद सीधा पोलैंड के मुद्दे पर जो युद्ध छेड़ दिया, वह इनकी गलती थी। क्योंकि इसे हिटलर बिल्कुल ही अनभिज्ञ था। मतलब हिटलर वॉज कॉट अनअवेयर्स, हिटलर वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशन कि द एलाइड पावर्स वर गोइंग टू लॉन्च अ वॉर अगेंस्ट हिटलर। एंड मतलब इसका एक प्रमाण देते हैं एपीजे टेलर कि जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से की शुरुआत तो पोलैंड पर हमले से हुई। आपको पता है, जो हिटलर ने हमला किया है, तो पोलैंड पर हमला करने से एक वीक पहले उसने अपने सैनिक जनरल को कहा था, उसके सैनिक जनरल ने कहा था कि अगर हम पोलैंड पर हमला करते हैं तो फिर एलाइड पावर्स हमसे युद्ध कर सकते हैं। तो हिटलर ने उसका जवाब दिया था कि नो, एलाइड पावर्स कैन नेवर रिस्क अ वॉर विथ अस। जो एलाइड पावर्स है वो हमसे युद्ध का खतरा कभी मोल नहीं ले सकते। एपीजे टेलर का कहना है कि अगर हिटलर में इस प्रकार का परसेप्शन था, हिटलर का इस प्रकार का बोध था, हिटलर की इस प्रकार की समझ थी, उसकी समझ के लिए कौन उत्तरदायी था? कहीं ना कहीं एलाइड पावर से उत्तरदायी थे। इसलिए उसका यह कहना है कि नहीं, यह एक गलत स्टेप हुआ। अगर एलाइड पावर्स ने शुरू से ही अपना नजरिया को थोड़ा सा कठोर रखते, तो हिटलर को शायद यह करने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो अब इस प्रश्न में क्या करना है कि हिटलर वास्तव में विश्व युद्ध नहीं चाहता था, उसका इरादा पोलैंड के साथ केवल एक संक्षिप्त युद्ध का ही था। टिप्पणी कीजिए, हिटलर डिडंट रियली वांट अ वर्ल्ड वॉर, हिज इंटेंशन वाज ओनली अ शॉर्ट वॉर विद पोलैंड। कमेंट, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट करना है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं कि हाँ, मित्र राष्ट्रों ने यहाँ पर हिटलर की नीति में एक असंतुलन ला दिया। एक तरफ वो तुष्टीकरण की नीति म्यूनिख तक अपनाते रहे और पोलैंड के मुद्दे पर सीधा युद्ध छेड़ दिया। अगर पोलैंड के मुद्दे पर वो नरम बने रहते तो संभव था कि हिटलर पोलैंड के बाद शांत पड़ जाता और युद्ध की स्थिति टल जाती। ये एक धारणा है। दूसरी धारणा ये कहती है कि हिटलर का जो नाजीवाद है, वो नाजीवाद कभी भी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाकर नहीं रह सकता, क्योंकि हिटलर की घरेलू नीति की सफलता उसकी आक्रामक विदेश नीति पर निर्भर करती थी। जिस दिन हिटलर शांत हो जाता, उस दिन उसकी सरकार गिर जाती। आक्रामक विदेश नीति ही नाजीवाद या फांसीवाद का सबसे बड़ा एजेंडा था। तो आप यहां पर यह भी स्टैंड ले सकते हैं कि यह सही है कि हिटलर के प्रति मित्र राष्ट्रों की नीति में असंतुलन रहा। उन्होंने म्यूनिख की संधि तक, यानी म्यूनिख की संधि तक, सितंबर 1938 की म्यूनिख की संधि तक उन्होंने नरम नीति अपनाई और एक के बाद दूसरी रियायत देकर हिटलर को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, और पोलैंड के मुद्दे पर उन्होंने सीधा युद्ध छेड़ दिया। इस कारण से हिटलर एक गलतफहमी का शिकार हुआ
और हिटलर इस खतरे के लिए तैयार नहीं था और अंत में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन फिर यह भी मानना उचित नहीं लगता कि पोलैंड तक अगर हिटलर के साथ नरम नीति अपनाई जाती तो पोलैंड के बाद हिटलर शांत हो गया होता, क्योंकि फांसीवाद की किसी भी फांसीवादी सरकार की का अस्तित्व ही उसकी आक्रामक विदेश नीति पर होता है। अगर वो शांतिपूर्ण नीति उसने अगर अख्तियार किया होता तो फिर स्वयं जर्मनी में हिटलर की सरकार गिर जाती। इसलिए हिटलर को एक आक्रामक विदेश नीति का अनुपालन करना नाजीवाद के तर्कशास्त्र में निहित था। इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि पोलैंड हिटलर के इरादा केवल पोलैंड के साथ कोई संक्षिप्त युद्ध का था, बल्कि एक के बाद दूसरी उसकी आकांक्षा बढ़ती जाती और हिटलर पोलैंड को प्राप्त करने के बाद भी वह वहीं तक नहीं रुकता, उसकी यात्रा आगे तक जा सकती थी। तो हम इसे डिसएग्री करके भी आगे बढ़ सकते, डिपेंड करता है हमारे। अब देखिए ये जो अरब, ये क्वेश्चन दो बार यूपीएससी में पूछा, इस बार भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे देखो क्वेश्चन क्या है कि अरब राष्ट्रीयता और तेल मध्य पूर्वी देशों के बाहरी संसार के साथ संबंधों में उलझन पैदा करने में यही प्रधान कारक थे, टिप्पणी कीजिए। तो अरब नेशनलिज्म एंड आइल, Arab nationalism and oil, there were the principal factors in complicating the relations of Middle Eastern countries with the outside world. Comment. अब ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करूंगा कि आप अक्षरशः चीजों को याद रख सके। मैं मानकर चल रहा हूं आपके साथ, बल्कि सिंपैथाइज कर रहा हूं, आपके लिमिटेशंस को समझ रहा हूं कि परीक्षा भवन में जाकर अचानक से चीजें याद नहीं होती है और ना बहुत सारी तथ्य याद रहते हैं। तो मैं कहूंगा कि भाई आप सारी ट्रीटीज का नाम याद रखो जो अरब राष्ट्रवाद के साथ विश्वासघात करने के क्रम में हुआ था। तो आपको ट्रीटी के नाम शायद याद ना रहे, या हो सकता है याद रहे तो कर भी सकते हो। तो आप इसको ऐसे आरंभ कर सकते हो कि अरब क्षेत्र 20वीं सदी के आरंभ से ही अरब क्षेत्र पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार होता रहा था, या पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के शीघ्र बाद अरब राष्ट्रवाद के साथ विश्वासघात हुआ जब मित्र राष्ट्र, जब ब्रिटेन ने अरब के महत्वपूर्ण नेता मक्का के ग्रैंड शरीफ हुसैन, उसके पुत्र फैसल के साथ एक संधि की, और उस संधि के क्रम में उसके साथ विश्वासघात किया। एक तरफ हुसैन को संपूर्ण अरब क्षेत्र का शासक बनाने का वादा किया गया, दूसरी तरफ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के माध्यम से ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब क्षेत्र को बांटना चाहा और प्रथम विश्व युद्ध के शीघ्र बाद पेरिस शांति सम्मेलन में अरब क्षेत्र को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच विभाजित कर दिया गया। बस इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैराग्राफ चेंज करके। तो अरब क्षेत्र में उबाल पहली बार अरब राष्ट्रवाद के साथ होने वाले विश्वासघात के कारण पहले से ही था। बाकी कसर पेट्रोलियम के उत्पादन ने पूरी कर दी कि जब यूरोप की पेट्रोलियम रिफाइनरी कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादक अरब क्षेत्रों के संसाधनों को लूटना आरंभ किया, उन्हें अरब क्षेत्र के तेल का भरपूर दोहन करना, उन्हें कम रॉयल्टी देना और तेल का भंडारण करके उसके मूल्य को नीचे गिरा कर रखना, इन नीतियों के कारण अरब राष्ट्रों में आक्रोश हुआ। सबसे पहले ईरान ने पहल की और फिर उसने एक एंग्लो ईरानी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इस कारण संयुक्त अमेरिका ने वहां ईरान की सरकार को गिराकर अपनी एक पिट्ठू सरकार स्थापित कर दी। इस प्रकार अरब क्षेत्र में तेल के मामले ने अरब क्षेत्र और अरब एवं पश्चिम एशिया के क्षेत्र तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद के पश्चिमी साम्राज्यवाद के संबंधों को और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस प्रकार से करके आप इसको लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आप देख लेना, शब्द संख्या देख लेना, और आप लोग तो टेस्ट वगैरह दे ही रहे हो, तो उसमें टेस्ट में लिखने में एक फायदा यह होता है कि उसमें आपको यह पता चल जाता है कि आप कितना लिख सकते हो, कि जो वास्तव में जो ग्राउंड वर्क होता है, जब ग्राउंड वर्क जाकर आप करते हो तब आपको वास्तविक तैयारी का ज्ञान होता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लीग ऑफ नेशंस दोनों ने ही शक्ति संतुलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। टिप्पणी कीजिए।
द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एंड द लीग ऑफ नेशंस बोथ अनाउंस द एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर कमेंट। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को एनालाइज करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चुनौतीपूर्ण होने की वजह क्या है? देखिए, जैसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लीग ऑफ नेशंस दोनों ने शक्ति संतुलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, तो पहला चुनौती बच्चों को यह होगी कि इस क्वेश्चन को हम किस दिशा में ले जाए, इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है। आखिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लीग ऑफ नेशंस में ऐसा क्या है जिसने शक्ति संतुलन को अस्वीकार किया? तो आपको ध्यान यह रखना है कि शक्ति संतुलन की जो अवधारणा है वो आवश्यक रूप में राष्ट्रवाद की अवधारणा से जुड़ी हुई। And the concept of balance of power is deeply linked to the concept of nationalism. जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो राष्ट्रवाद की अवधारणा से जुड़ी हुई है। जैसे यूरोप में जो अलग अलग राष्ट्र थे, उन्होंने एक मजबूत राष्ट्र के विरुद्ध, जो एक ज्यादा बड़ा या आक्रामक राष्ट्र है, उसके विरुद्ध कई राष्ट्रों ने मिलकर संतुलन स्थापित किया, तो वहां पर मुख्य प्रवृत्ति है राष्ट्रवाद की। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हुआ तो फिर यूरोपीय समाज, जो यूरोपीय देश थे, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम में सोचने लगी और इसी क्रम में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी की भावना से प्रेरित होकर उस प्रकार के लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया था। उधर कम्युनिस्टों ने भी अपना एक इंटरनेशनल का गठन किया, जिसको दैट वाज कॉल्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। उसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नाम दिया जाता है। तो जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है और लीग ऑफ नेशंस है, ये दोनों की एक विशेषता यह है कि दोनों ने किसी न किसी रूप में राष्ट्रवाद की भावना को अस्वीकार किया या राष्ट्रीय पहचान को अस्वीकार कर दिया और बदले में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में सोचना शुरू किया। इन दोनों की प्रकृति को आप इस आधार पर यह कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि ऐसे लिख सकते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और लीग ऑफ नेशंस दोनों प्रथम विश्व युद्धोत्तर व्यवस्था की उपज थी। एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रवाद को गहरा धक्का पहुंचाया था और यूरोपीय राष्ट्र इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया था। उसकी उपज थी लीग ऑफ नेशंस। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना रूसी क्रांति की स्वाभाविक उपज थी, जिसका उद्देश्य था विश्व क्रांति के आदर्श को पूरा करना। इधर रूसी साम्यवाद भी विश्व क्रांति के संदर्भ में सोच रहा था और लीग ऑफ नेशन विश्व शांति के संदर्भ में सोच रहा था। दोनों का उद्देश्य वैश्विक था। ओके, लेकिन अब पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा यह दिखा दीजिए कि परंतु अंत में दोनों राष्ट्रवाद की शक्ति को हरा नहीं पाया और अंत में राष्ट्रवाद की शक्ति के साथ समझौता करना पड़ा। एक तरफ राष्ट्रवाद की ताकत के सामने लीग ऑफ नेशंस को घुटने टेकने पड़े, राष्ट्रवाद की ताकत के समक्ष लीग ऑफ नेशंस को घुटने टेकने पड़े। दूसरी तरफ क्योंकि आप देखोगे कि जर्मन, इटालियन और जापानी राष्ट्रवाद ने लीग ऑफ नेशंस को विफल बना दिया। दूसरी तरफ जो रूसी साम्यवाद है, स्टालिन के काल में रूसी साम्यवाद ने राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर लिया, जब स्टालिन ने नारा दिया कि विश्व क्रांति बनाम एक देश में समाजवाद। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतोगत्वा राष्ट्रवाद की शक्ति को नहीं हरा सका। तो अब इस दिशा में अगर आप जा सकते हो तो बहुत बेहतर रहेगा। तो देखिए माय स्टूडेंट्स, अब यही आपका प्रश्न है और मैंने कुछ ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, मैंने तरीका बताया। मैं फिर कहता हूं कि वहां पर जाके पहले प्रश्न के सामने घुटने नहीं टेकना, किसी भी स्थिति में घुटने नहीं टेकना। आप माइंड बॉगलिंग करना, जो क्वेश्चन सामने आए कि इसको हम कहां लिंक कर सकते हैं, क्योंकि यही एक उपाय होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे मिलेंगे जो क्वेश्चन में तत्काल आपको देखने के बाद उसका कोई उत्तर की दिशा नहीं नजर आएगी। दूसरा, सब संख्या पर नजर डालना, परंतु उसके सेंट्रल जो आइडिया है वो सेंट्रल आइडिया को समझने का प्रयत्न करना और उसी के आधार पर इंट्रोडक्शन आपका ऐसा हो, एक दो पंक्ति में अगर संभव हो सके,
उस पर बहुत समय नहीं देना है। क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से करना कि क्वेश्चन का जो मौलिक एसेंस है उसको प्रकट करते हुए आगे बढ़े। छोटे छोटे पैराग्राफ में आप पॉइंट भी बना सकते हो और कुछ खास शब्दावलियों को नीचे कलम से घेर सकते हो। और मेरा विश्वास है, मेरी कोशिश होगी कि 2021 की कुछ पुस्तकों का हम आपको विवरण दे सकें, ताकि आप अपने उत्तर की गुणवत्ता को सुधारने में छौंके की तरह उसका इस्तेमाल कर सकें। मेरी कोशिश होगी। देखिए ये कोशिश कब तक पूरी होती है, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2021 में प्रकाशित जो इतिहास की कुछ पुस्तकें हैं उसको पहले चरण में उन्हीं पर मैं चर्चा कर सकूं, दूसरे चरण में अन्य पुस्तकों की चर्चा करूंगा। तो आज इतना ही, और मेरी तरफ से आपको पूरी शुभकामना। मनोबल को ऊंचा रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आई सी यू।